Hello everyone, welcome to the fourth lecture of agronomy on my YouTube channel Go for Agriculture। तो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में अपने थर्ड लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ा था, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे सिविलाइजेशंस के बारे में देखा था कि कौन सा सिविलाइजेशन में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में। ठीक है, फिर ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो एंशिएंट प्रेडिक्शंस हैं एग्रीकल्चर में, जो चीज़ पहले की जाती थी उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने जो 5 स्टेजेस हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इंडिया में, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा, और लास्ट हमने कंप्लीट करा था लेक्चर को ITK के साथ। ITK मीन्स इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। तो अभी तक हमने जो चीज़ें भी पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो क्या है, अभी वो सिर्फ फोकस हो रहा था एक ब्रॉड टर्म एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, एग्रीकल्चर का हिस्ट्री और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आज से जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, यानी लेक्चर 4, उसमें हम लोग फोकस हो जाएंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरफ, वो है एग्रोनॉमी। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे इसमें वो है हमारा बेसिक ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वो है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मीनिंग क्या होता है, फील्ड, और नोमोस का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट। मतलब एग्रोनॉमी का एक अगर सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड मैनेजमेंट। अब फील्ड में क्या क्या 2 कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। तो अगर हम लिविंग कंपोनेंट में अगर देखें तो प्लांट, क्रॉप्स और सॉइल माइक्रोब्स होता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या हुआ, वही जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उसका इन्वायरमेंट, उसका कोई भी क्रॉप का इन्वायरमेंट 2 हम देखते हैं बेसिक। पहला एक सॉइल, ठीक है, दूसरा एक वाटर, ठीक है, और तीसरा हम कह सकते हैं एयर को। ठीक है, मतलब 3 इन्वायरमेंट है, सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो अगर हम पूरा अगर इकोनॉमी को अगर देखें तो इकोनॉमी में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, फील्ड मैनेजमेंट। जो इंसान एग्रोनॉमी पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है एग्रोनॉमी का। हम कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 डेफिनेशन इसलिए दिखाया है कि ये तीनों डेफिनेशन हर एस्पेक्ट्स को क्लियर करेगी। ठीक है, पहला डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा फील्ड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ही आएगा, हम मेनली जो फील्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसी के अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। यानी जो एग्रोनॉमी है 2 चीज़ पे फोकस करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, और दूसरा फील्ड मैनेजमेंट। सेकंड डेफिनेशन है, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और सॉइल एंड वाटर क्या हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट, अभी मैंने जस्ट बताया था। थर्ड डेफिनेशन है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मेन जो हम एग्रोनॉमी के ऊपर पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब हम एग्रीकल्चर में कोई भी सब्जेक्ट देखें तो मेन हमारा फोकस किस पे होता है, हाई प्रोडक्टिविटी पे। हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आ रही चीज़ें समझ में। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब कंपोनेंट्स, मतलब एग्रोनॉमी जो है वो कितने या किस किस चीज़ों पे फोकस करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एग्रोनॉमी मतलब क्या हुआ, फील्ड मैनेजमेंट, और फील्ड मैनेजमेंट बेसिकली क्यों करते हैं, क्रॉप्स के लिए, क्रॉप ईल्ड के लिए। तो हमें क्या करना है, क्रॉप मैनेज करना है, क्रॉप मैनेजमेंट करना है। तो एग्रोनॉमी या फिर क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, पहला है फिजिकल एलिमेंट या फिर फिजिकल डायमेंशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, अगर हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट करना है तो फिजिकल डायमेंशन में हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट देखना होगा, सॉइल और लैंड। ठीक है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल डायमेंशन या फिर बायोलॉजिकल एलिमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वेजिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, जहाँ पे लाइफ है। थर्ड है इकोनॉमिकल, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट, सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, लास्ट है सोशल एलिमेंट, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लेबर और कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो जो एग्रोनॉमी है इन 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट दे रखा है इसमें यही चीज़ मैंने बता रखा है कि इस पूरे फ्लो में, मतलब एक जो सिस्टम है उसमें ये 4 एलिमेंट कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, एक बार चार्ट फ्लो को देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
दूसरा अगला हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी मतलब कहने का कि हम एग्रोनॉमी को क्यों पढ़ें, इससे हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एग्रोनॉमी जो है बहुत ही डाइवर्स डिसिप्लिन है या फिर डायनामिक डिसिप्लिन है। इस अगर हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा। जैसे पहला है कि हमें किस सीज़न में क्रॉप को कल्टीवेट करना है, हमें एग्रोनॉमी से सीखने मिलता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर सीज़न फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। दूसरा है मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन कहने का मतलब है कि हम तो क्रॉप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम कहाँ लगाएं जहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या फिर किस तरीके से लगाएं जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ड्राई लैंड एरिया हो गया, तो ड्राई लैंड एरिया में हमें किस तरीके के क्रॉप लगाना चाहिए। अगर हम वहाँ पर राइस लगाने लग जाए तो हमें वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम ड्राई लैंड एरिया में उस तरह के क्रॉप को लगाएंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो, कम हो। उसी तरीके से रेनफीड एरिया में हम किस तरह के क्रॉप को लगाएं, तो ये मेथड ऑफ कल्टीवेशन या फिर टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में हमें पता चलता है इकोनॉमी से। ठीक है, थर्ड है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू रिड्यूस द इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, अगर मान लो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं किसी फील्ड में, ठीक है, तो हम जब फर्टिलाइज़र को एक्सेस में अगर यूज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट को बेनिफिट करना है वो बेनिफिट प्लांट को करता ही है, और हम वो उस तरीके से ना जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है या फिर फर्टिलिटी है उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, हमने पढ़ा होगा सरप्लस कंजप्शन जो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या फिर एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाने की वजह से दूसरे एलिमेंट के अपटेक को रोकता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ कि जब हम कोई भी अगर एलिमेंट या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट अगर एक्सेस में हो जाता है तो कभी कभार क्या करता है, वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को रोकता है। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करना चाहिए। ठीक है, उससे एक तो चीज़ है कि प्लांट को सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलेगा, और दूसरा है कि हमारा जो है इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स में भी, हमारे पैसों में भी मतलब हमारा कम पैसा खर्च होगा। ठीक है, चौथा है सेलेक्टिविटी, टाइम एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। ठीक है, हमें इससे ये भी पता लगता है कि हमें हर्बिसाइड्स जो है वो कब यूज़ करना चाहिए, कौन से क्रॉप पे कौन सा हर्बिसाइड लगना चाहिए, कौन सा हर्ब लगा है तो कौन सा हम हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, मतलब हर्बिसाइड्स को हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, पत्तों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमें किस तरीके से वाटर मैनेज करना है और कितना हमें पानी डालना है किस क्रॉप पे, ये सारी चीज़ें हम एग्रोनॉमी से सीखते हैं। ठीक है, अगला है न्यू टेक्नोलॉजीज़ टू ओवरकम द इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। ठीक है, कहीं पे मान लो कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इन्वायरमेंट में या फिर सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से क्रॉप को मैनेज करना चाहिए, वो चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, फार्म इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट, उनको गुड कंडीशन में कैसे मेंटेन करके रखना, फार्म मशीनरीज़ के बारे में बेसिक्स जो होता है उनके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के बारे में हम सीखते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट मेंशन करे हैं कि इसका स्कोप क्या है, हमें इकोनॉमी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, 2 मैंने और मेंशन करा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, हम जब फार्मिंग वर्ड कहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लाइव स्टॉक भी आता है और क्रॉप भी आता है। ठीक है, जब हम क्रॉपिंग बोलेंगे तो सिर्फ क्रॉप हो जाएगा, और जब हम फार्मिंग बात करेंगे तो क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रोनॉमी के अंदर हम क्रॉप एंड लाइव स्टॉक के एफिशिएंट मैनेजमेंट, हम किस तरीके से दोनों को एक साथ फील्ड में एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएँ, या फिर उनसे हम ज़्यादा यील्ड कैसे ले पाएँ, ये सारी चीज़ें भी हम सीखते हैं। और लास्ट है केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट हुआ, फार्म प्रोडक्ट हुआ, उसका हम एफिशिएंट यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई ग्रीन मैन्योर प्लांट लगाया है या फिर कोई लेग्यूम प्लांट लगाया है, तो उसका जो बच गया जो पार्ट, जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो बच गया हमारा हार्वेस्ट के बाद, हम उसका यूज़ एफिशिएंट कहाँ करें और कहाँ पे डिस्पोज करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम एग्रोनॉमी में सीखते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो एग्रोनॉमी एक ऐसा साइंस है जो कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे साइंसेस से या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें उससे बेसिक सॉइल साइंस की जानकारी हो जाती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में जानकारी हो जाती है, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सॉइल साइंस किसको बोलते हैं,
सॉइल साइंस नाम से ही पता लग रहा है कि सॉइल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सॉइल के बारे में कंप्लीट हमें पढ़ना है, यानी सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इनकी बेसिक्स हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है सेकंड। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड उसमें जो चेंजेस होती हैं। ठीक है, केमिकल में चेंजेस होता है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर वो चीज़ हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र हो गया, या फिर अगर हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो प्लांट में वो क्या चीज़ चेंजेस ला रही हैं, या फिर हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी पेस्ट के ऊपर कैसे अंतर मतलब इफेक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थर्ड है क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या, जो क्रॉप है उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके जो जनरल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस ऑफ क्रॉप टू अंडरस्टैंड ईच पार्ट एंड स्टेज ऑफ क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, चौथा है प्लांट इकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप, मतलब जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो क्रॉप पे कैसे कैसे पड़ता है, जैसे एग्जांपल टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, रेनफॉल का इफेक्ट क्या है, वो हम प्लांट इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या, नाम से ही पता लग रहा है, बायो मीन्स लिविंग और केमिस्ट्री यानी लिविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट्स, इनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और लास्ट है इकोनॉमिक्स। तो हम जानते हैं हम कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि हमारा ईल्ड हाई हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वही फिर प्रॉफिट लॉस एनालिसिस इन फार्मिंग के बारे में बताता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इससे भागते हैं, कभी याद नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ ट्रिक भी बताऊंगा और कुछ डिफरेंस भी बताऊंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स और एग्री इकोलॉजिकल जोन्स, इनके बारे में डिफरेंस में हम डिफरेंस पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या है। एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज़ अ लैंड यूनिट यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, मतलब एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है, एक लैंड यूनिट है, यूनिट यानी कि बहुत छोटा सा, मतलब एक लैंड का पार्ट है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है क्या चीज़, क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड LPG। ठीक है, विच इज़ क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स। कल्टीवर्स मतलब क्या होता है, वैरायटी कह सकते हैं, प्लांट के केस में हम क्या बोलते हैं, सो कल्टीवर्स कहते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन कहाँ किसने दिया है, FAO ने दिया है 1983 में। ठीक है, मतलब क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ लैंड यूनिट हैविंग सिमिलर क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, दिस जोन इज क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंट क्रॉप हैव डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड इट समटाइम्स ओवरलैप्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं वो किस बेस पे बांटा गया है कि हाँ इसका ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है और इतना टाइम है, मतलब जो टाइम है ग्रोथ का वो फेवरेबल है, तो इस तरीके के क्रॉप्स इस एरिया में लगने चाहिए, मतलब क्रॉप के बेसिस पे। तो हमारे पास टोटल जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, 15 है। ठीक है, ये 1989 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने डिवाइड करा था इंडिया को टोटल 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में। ठीक है, किस बेसिस पे, उसके रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो डिफरेंट जो जोन्स हैं उनमें हमने क्या बोला कि अलग अलग, मतलब सर्टेन क्रॉप्स जो हैं जो वहाँ के क्लाइमेट को सूट करते हैं वो उस रेंज में हम डालते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप के लिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या हुआ, अलग हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ओवरलैप भी करता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर इंडिया के मैप को हम देखें तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेसिक है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने मैप शो किया, मैं जूम करता हूँ, इस मैप में क्या दिखाया है कि ये जो ब्लू लाइन ये जो जा रही है, ठीक है, ये ब्लू लाइन क्या है, ये गंगा रिवर को दिखाया हुआ है कि गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है। ठीक है, ये लास्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाके वो बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है जो भी स्टेट्स को कवर करते हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखो उत्तराखंड है, न्यू दिल्ली को टच करता हुआ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल,
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस जिस स्टेट से और जो नदी का जो एरिया है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन एरिया, ठीक है, वाटर बेसिन एरिया। तो ये जो प्लेन्स हैं, ये जो रीजन है, ये जो नदी के किनारे किनारे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स बोलेंगे। आया बात समझ में। दूसरा है ये रीजन, इसको ही मैं जूम करता हूँ, देखो ये रीजन जो है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयन रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे अगर हम देखें तो ये तो बेसिकली हिमालय हमारे इंडिया में बहुत कम है, ये नेपाल के अंदर, लेकिन स्टेट्स अगर कवर देखें तो यहाँ पे कौन से स्टेट्स आएंगे, ठीक है, कश्मीर, नीचे पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रीजन अगर हम इस रीजन, ये वाले रीजन के बारे में बात करें तो कौन है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जबकि हिमालय जो रीजन है वो इधर नहीं है, लेकिन हम इंडिया के बेसिस पे बात करेंगे तो हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इन रीजन को बस देख लो, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज रीजन बोलते हैं। ये हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ऊपर साइड नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। और अगला हमारा मैप है वो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक है। और ये जो थर्ड मैप है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो ग्रे वाला रीजन है, देख रहे हो गैंगेटिक प्लेन्स लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स मैंने बताया था, यूपी, बिहार, देखो कुछ रीजन झारखंड का भी दिखा रखा है, और ये वेस्ट बंगाल, और ये रहा माउथ ऑफ गंगा जो कि बे ऑफ बंगाल में ओपन होती है। और ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं, या फिर घाट्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस साइड का रीजन कौन सा है, ईस्टर्न, तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, और इधर वाला रीजन को हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये जो बीच का रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू रीजन कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटू रीजन बात करेंगे तो हमारा नदर्न प्लेटू नहीं होता, देखो हम सदर्न प्लेटू कह सकते हैं, साउदर्न साइड इधर बोल सकते हैं, इधर बोल सकते हैं। और ये वाला जो प्लेटू का रीजन है, ये बाउंड्री जो दिख रहा है, ये प्लेटू रीजन, इसको हम लोग सेंट्रल प्लेटू रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बस बता रहा हूँ कि चीज़ें जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो क्लासिफिकेशन है ना, अगर मैप पे ये चीज़ें हमें अगर याद रहती हैं कि हाँ कौन सा रीजन है, तो तुम्हें अगर सिर्फ नाम याद होगा तो तुम उसके रीजन के बारे में, और तुम्हें लगभग हर स्टेट के क्रॉप के बारे में इतना तो पता होगा। अगर मैं जूट बोलता हूँ तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, अगर कॉटन बोलता हूँ तो गुजरात आ जाएगा। तो ये सब अगर बेसिक सा चीज़ अगर पता हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। मैं लास्ट में तो ट्रिक बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन चीज़ें तुम्हें कैसे याद करनी है वो, अगर ये बेसिक चीज़ तुम्हें याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। डेजर्ट एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है मैंने बेसिक बता दिया इसके बारे में। और 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं, पहले मैं नाम सारों के बोल जाता हूँ, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है लोअर गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो लोअर गैंगेटिक प्लेन क्या है, अब लोअर किस बेसिस पे बोला इन्होंने, लोअर मीन्स अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये देखो, यह ऊपर से चलते हुए आ रही है और ये नीचे की तरफ आई है, तो लोअर गैंगेटिक प्लेन इसको हम बोलेंगे, ये वाला रीजन, ठीक है। बताया था पहले ही, ये गैंगेटिक प्लेन है और ये रहा लोअर गैंगेटिक प्लेन। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, देखो तो वेस्ट बंगाल और बिहार, तो ये चीज़ ऐसे ही याद हो गया। और यहाँ पे कौन से क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, राइस है, जूट है, मेज़ है, पोटैटो है, ठीक है। अब हम चलते हैं, दूसरा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। मिडिल में अब कौन सा रीजन आएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाओ, ये वाला रीजन। तो इसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, बिहार कंप्लीट, ठीक है। और यूपी का कौन सा पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। इसमें जो हम क्रॉप लगाते हैं यूपी में बेसिकली, या फिर हर जगह बोल सकते हैं, हर तरह क्रॉप लगाया ही जाता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे किस चीज़ की है, मिलेट की है, वीट की है, पीक का है और मस्टर्ड का है, ठीक है। अब आते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन। अपर गैंगेटिक प्लेन कौन सा है, ये वाला हो गया, ये रीजन, ठीक है, जो कंप्लीट यूपी, जो सेंट्रल यूपी पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड का कुछ रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये अपर गैंगेटिक हो गया। और इसके अंदर जो क्रॉप्स आएंगे, वीट, राइस एंड शुगर केन। और लास्ट है हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब देखो ट्रांस क्यों बोला जाता है, इस वाले मैप में नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले मैप में देखो ट्रांस क्यों बोला गया है। ट्रांस मतलब जो कर्व्ड रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन अगर देखो तो कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, न्यू दिल्ली आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, ठीक है। और कुछ देखोगे तो अगर कंसिडर कर सकते हैं तो यहाँ पे हरियाणा है, और कुछ रीजन जो आसपास का है वो पंजाब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स आता है उसमें जो स्टेट्स आएंगे, कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनमें जो स्टेट्स आएंगे वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कुछ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली जो क्रॉप्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वीट, ठीक है।
तो हमने 4 देख लिए गैंगेटिक प्लेन्स में, सबसे पहले लोअर, फिर उसके बाद मिडिल, फिर अपर और फिर लास्ट क्या है ट्रांस। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, ये रहा लोअर, ये क्या है मिडिल, ये है अपर और ये है ट्रांस। ठीक है, तो ये 4 क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां है हमारा हिमालय। तो हिमालय देखो, ये हिमालय का रेंज था, 1 मिनट, ये रहा हिमालय का, यही वाला मैंने रीजन बताया था। तो देखो इंडिया में जो ये वाला रेंज, तो ये बीच का रेंज तो कहाँ चला गया, नेपाल के अंदर। तो इधर हो गया हमारा वेस्टर्न हिमालय और ये हो गया ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो हमारे पास दो सॉरी वेस्टर्न ईस्टर्न नहीं बोल के, हाँ चलो ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न से ही समझते हैं। ये हो गया हमारा वेस्टर्न हिमालय और ये हो गया हमारा ईस्टर्न हिमालय। तो ये 2 अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को मैंने जो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया कि हम कोई भी चीज़ ईस्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, और हिल्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं पता है स्टेट्स, तो यहाँ पे नागालैंड है, मिज़ोरम है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, 7 या 8 स्टेट्स हैं इस रीजन में, जो पिंक वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिमालय रीजन में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, हिल्स ऑफ सिक्किम है, नागालैंड है, मिज़ोरम हो गया। ठीक है, बेसिकली पहाड़ों पे किस तरह के क्रॉप्स लगाते हैं, हम फ्रूट्स लगाते हैं। ठीक है, तुमको अगर पता हो तो CPRI जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, शिमला में है, वो भी मतलब हिल साइड पे ही है। तो यहाँ पे हम कौन कौन से क्रॉप लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, पोटैटो लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वेस्टर्न हिमालय पे, ये वाला रीजन। तो इस जगह पे हम जानते हैं कश्मीर में किस चीज़ का खेती होता है, सैफरॉन पता होगा। ठीक है, चेरी हो गया, आलमंड्स है, बार्ले, ओट, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो देखो हमने किस तरीके से 4 पढ़ लिया, हमने गंगा बेसिन पे 4 पढ़ा, हिमालय पे 2 पढ़ा, 6 तो कवर हो गए 15 में से। अब आते हैं हम मेन प्लेटू एंड हिल रीजन पे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये रहा प्लेटू और हिल, मतलब हिल इसमें इसलिए कंसिडर करते हैं कि ये वाला रीजन जो है ना पठार, इसमें हिल्स भी होंगे। आया बात समझ में? तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू एंड हिल। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो होगा वो ईस्टर्न इस साइड कहलाएगा, इधर वेस्टर्न कहलाएगा, इधर सदर्न कहलाएगा, और ऊपर क्या कहलाएगा, सेंट्रल, नदर्न नहीं, सेंट्रल। नदर्न पार्ट ये हो जाता है, ये हम सेंट्रल काउंट करते हैं, क्योंकि इंडिया का ये सेंट्रल में पड़ता है। तो अब हम हिल्स एंड प्लेटू के बेसिस पे हम लोग 4 पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल। तो इसके अंदर कौन कौन सा रीजन आता है, देखो छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला रीजन है। ठीक है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, मुझे याद है मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा, झारखंड, ये आ जाता है हमारा ईस्टर्न प्लेटू में। आया बात समझ में? तो ईस्टर्न प्लेटू में कौन कौन सा रीजन आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा, झारखंड। इसमें जो क्रॉप्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं, राइस, मिलेट्स, ग्राम एंड पोटैटो। 1 मिनट, छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे नहीं है, छोटा नागपुर प्लेटू ये वाला रीजन है। ठीक है, तो इसके जो स्टेट्स आएंगे वो है झारखंड, बिहार, ये हमारा कंसीडर हो जाता है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल में। दूसरा है सेंट्रल प्लेटू एंड हिल, तो सेंट्रल जो है अब वो यहाँ पे आएगा, ये वाला रीजन जो है ये सेंट्रल प्लेटू एंड हिल है। ठीक है, इसके अंदर जो एरिया आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंध्याचल हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप्स लगाते हैं वो है वीट एंड ग्राम। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, वेस्टर्न प्लेटू। मैंने बताया था ईस्ट से हम आए सेंट्रल पे, अब सेंट्रल से वेस्ट। तो वेस्ट प्लेटू एंड हिल्स पे कौन हो जाएगा, इसमें जो रीजन आता है वो आता है डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे जो मैंने अभी छोटा नागपुर बता दिया था, ये इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। देखो एक ग्रे ग्रे दिखाया हुआ है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू। और इसके अंदर जो क्रॉप्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, अगला है हमारा सदर्न प्लेटू एंड हिल। सदर्न प्लेटू एंड हिल क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें जो हम जो स्टेट्स कवर करेंगे वो कौन कौन सा है, सदर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सदर्न पार्ट, और कर्नाटक। देख रहे हो, एक कर्नाटक वाला एरिया हो गया और ये क्या हो गया, महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें और भी स्टेट्स आएंगे, जैसे तमिलनाडु भी कवर हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो तमिलनाडु भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉप्स लगते हैं वो है मिलेट्स, कॉफ़ी, टी, कार्डमम, यानी हम जैसे साउथ की तरफ जाते हैं स्पाइसेस का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो हमने कितने ईजिली तरीके से इस चीज़ को याद कर लिया है, 4 गैंगेटिक प्लेन्स पे, 2 हिमालयाज़ पे, और 4 हमने और भी पढ़ लिए, ईस्टर्न, सेंट्रल, नदर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड सदर्न। ये 4 यहाँ हो गए, 4 गैंगेटिक बेसिन्स पे हो गए, 2 हिमालय पे, यानी 10 हमने कवर कर लिए और बचे 5। ठीक है, अब हम आते हैं, मैंने जो बताया था, इस जो ओशन से अटैच रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, या फिर मैंने बताया था घाट बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे हम 2 घाट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन सा, सबसे पहला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये रहा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स,
और इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल जो एरिया है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये रहा उड़ीसा स्टेट, ठीक है, और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा जो है ये रहा कोस्टल एरिया में, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स में आते हैं। इसमें हम कौन से क्रॉप्स लगाते हैं? राइस, जूट, टोबैको। दूसरा साइड क्या है? ये हमारा वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये जो है हमारा कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट हो गया और ये हो गया हमारा कर्नाटका, ठीक है, और नीचे हम जाएंगे तो केरला भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 स्टेट हो गए। इसमें जो कल्टीवेशन नीचे स्पाइसेस बोलेंगे सबसे ज़्यादा राइस है, कोकोनट हम जानते हैं, कोकोनट भी कहाँ पे? कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हो गया। एक स्टेट के नाम पे है, कौन सा? ये स्टेट। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो ये हो गया हमारा लास्ट गुजरात प्लेन्स एंड हिल, ठीक है। इसमें जो मेन क्रॉप है वो क्या है? कॉटन एंड कोकोनट। हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो इसलिए गुजरात जो प्लेन्स एंड हिल है वो हमारा 13 नंबर पे था। 4 गंगा बेसिन पे हो गए, 2 हिमालयस पे हो गए, 4 हो गए हमारे प्लेटू एंड हिल पे हो गए, तो टोटल ये 10। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स हो गए 2, यानी 12, और 13वां नंबर गुजरात प्लेन्स एंड हिल हो गया। अब 14वां नंबर जो कौन सा है? वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो ड्राई रीजन इंडिया में एक ही जगह है, वो कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में भी हम जानते हैं कि राजस्थान में वैसे ड्रॉट वाले क्रॉप लगेंगे जो पानी जिनको कम चाहिए, बाजरा हो गया, ग्राम हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है। और लास्ट है आइलैंड रीजन ग्रुप। तो इंडिया के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। एक हो गया हमारा लक्षद्वीप जो इस साइड है, ठीक है, वेस्टर्न घाट की तरफ, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये रहा नीचे, ठीक है। तो ये 2 रीजन्स आते हैं लास्ट 15th आइलैंड रीजन में। इसमें कौन कौन से क्रॉप हैं? राइस है, मेज़ है एंड टर्मरिक है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने इन सब चीज़ को कैसे समझाने का कोशिश किया। आप देखो मुझे कैसे याद है। गंगा रीजन पे जाते हैं, गंगा बेसिन वाले रीजन पे, तो 4 सबसे पहले स्टार्ट करो, नीचे है लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर ट्रांस। 4 हो गए। स्टेट तो हमें उसी तरीके से याद रहेगा रिवर के बेसिस पे। फिर आते हैं हम हिमालय रीजन पे। तो हिमालय में एक है नदर्न और एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न, ठीक है। वेस्ट वाला जो कश्मीर वाला रीजन है और ईस्ट वाला कौन सा है? जहाँ पे मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, ठीक है। ये 2 हो गए। उसके बाद आते हैं हम डेक्कन मतलब प्लेटू रीजन, प्लेटू एंड हिल पे। तो उसमें मैंने बताया था ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है और एक सेंट्रल है। तो ये 4 हो गए, 10 तो मैंने याद कर लिया ऐसे ही। फिर 2 आ जाओ घाट्स पे, ठीक है, कोस्टल रीजन पे। तो एक ईस्टर्न घाट, एक वेस्टर्न घाट, ये हो गए 2। आ जाओ एक गुजरात पे, तो ये हो गया 13 गुजरात प्लेन्स एंड हिल हो गया। फिर एक अगला हमारा जो आता है वो ड्राई रीजन पे है, वो हमारा राजस्थान हो गया। और लास्ट है आइलैंड ग्रुप जो हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप हो गया। तो ये हमने 15 कवर कर लिए, ठीक है। मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, बाकी ये मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया है, मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से याद करो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा एक चार्ट में मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा ये 15 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रिक मैंने बनाया है, पहले मैंने ऐसे याद किया है इसको। एक तो नंबर याद कर लिया है पहले, 424 311, ठीक है। ये क्या बता रहा है? 4 2 4 3 1 1। ये एक ऑर्डर याद हो गया। अब उसके ऊपर मैंने ऐसे याद करा है, 4 के ऊपर G है, फिर H है, मतलब 4 मतलब गंगा वाले 4 होंगे, ठीक है। H मतलब हिमालय वाले 2 होंगे। फिर मैंने याद किया है PH, ठीक है। तो जैसे GH में आगे बोल रहा हूँ वैसे PH भी बोल सकता हूँ, तो GH फिर PH, ठीक है। तो गंगा वाले 4, हिमालय वाले 2, PH मतलब प्लेटू एंड हिल 4, ठीक है। उसके बाद CPH मैंने किसके लिए बोला है? सेंट्रल प्लेटू एंड हिल, ठीक है। इसमें कौन कौन से 3 मैंने बताए थे? एक ईस्टर्न, ठीक है, दूसरा वेस्टर्न और तीसरा गुजरात, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया है, देखो GH PH फिर CPH और लास्ट में WI। मेरे लिए तो ये चीज़ें आसान थी कि मैंने इसको बहुत टाइम से पढ़ा है। तुम्हें इसको इसी तरीके से याद करना होगा तो ज़्यादा, मतलब अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले GH फिर PH फिर CPH WI। और नंबर क्या याद करवाया है? 4 2 4 3 1 1। G मीन्स गैंगेटिक 4, हिमालय 2, PH मीन्स प्लेटू एंड हिल 4, CPH मतलब क्या हो गया? कोस्टल प्लेन एंड घाट्स
या फिर प्लेन एंड हिल्स बोल लो, वो 3। डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया, डब्ल्यू किसके लिए मैंने बताया था, वेस्टर्न ड्राई रीजन, और आई मीन्स क्या हो गया, आइलैंड ग्रुप। लास्ट बार बोल रहा हूँ, 424 311 एक नंबर याद कर लो और हर नंबर के नीचे एक वर्ड लिख लो, जैसे GH, ठीक है, फिर PH, फिर CPH, WI। ये हो गया, ये मैंने 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स याद कर लिया। और लास्ट जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है एग्री इकोलॉजिकल जोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स और एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एक सिमिलर चीज़ है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है थोड़ा एक ब्रॉडर टर्म हो गया, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स क्या है, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हमने एक ब्रॉडर टर्म पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बांट दिया, तो ऐसे ही एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को और हमने माइक्रो बेसिस पे बांटा है, मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने बांटने के लिए देखा है वो हमने और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में मैंने बताया था, अभी मैं पीछे स्लाइड पे जाता हूँ, लेकिन देखो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को हम फिजियोग्राफी, बायो क्लाइमेट, सॉइल स्केप्स एंड द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, इन 4 फैक्टर पे कंसिडर करते हैं। और टोटल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अगर हम देखें तो टोटल इंडिया में कितने हैं, 60 हैं, 60 सब ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, ओनली 15 है। तो एग्री इकोलॉजिकल जोन्स टोटल 60 हैं, 60 सब डिविजन्स हैं इसके, ठीक है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, 15 हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे फिजियोग्राफी क्या होता है, फिजियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल जियोग्राफी। ये क्या हम लोग को बताएगा कि किस तरीके के वहाँ पे फ्लोरा है, फोना है, ठीक है, वहाँ पे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सॉइल स्केप्स मतलब क्या होता है, सॉइल के कंटेंट को बताना। और लास्ट है हमारा इसमें क्या है, एक बायो क्लाइमेट। बायो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट और कंडीशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक बार और दिखा देता हूँ कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था और किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। हाँ, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का 15 ग्रुप में, वो है रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, लेकिन एग्री इकोलॉजिकल जोन्स जो हैं वो और भी हमने माइन्यूटली उस चीज़ को डिवाइड करा है, और ये इंडिया को टोटल 60 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, सब जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी आने वाले लेक्चर्स को और ज़्यादा इजी करूँ। तो टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू। और जिनको भी इस लेक्चर में किसी को दिक्कत है वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस वीडियो की स्लाइड तुम्हें इस नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएंगी। अगर ये लेक्चर पसंद आया है और इस तरीके के लेक्चर्स और चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दें।